नमस्कार साथियों, मेरा मैं योग यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम आज यूजीसी नेट जेआरएफ में जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर है, यूनिट 6, उसके बारे में हम लोग एक छोटे से एक अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। योग एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आज हम इस विषय के बारे में अपनी कुछ जानकारियों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो हमारे पेपर में भी काम आएंगे और योग के छात्र के लिए एक योग की समझ को बनाने के लिए किस तरह से अभ्यासों को किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के हम लोग इस अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जैसे ये जो हड्डी और मांस यानी कि बोन और मसल्स का सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटन, इस सिस्टम का महत्व और इनकी फंक्शन, मतलब इसके कार्य कैसे है, क्या करता है, ये हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे कि बोन्स क्या होते हैं, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, ये सब क्या होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं। स्केलेटल मसल्स, हमारे हड्डियों के साथ साथ कुछ मसल्स भी, कुछ मांसपेशियां होती हैं। इसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी दिमाग से ये कैसे नसें जुड़ करके कार्य करती हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी को जानना, कौन सी हड्डी है, कौन सा मसल है, कौन सा जॉइंट्स है, किसको कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, कहाँ पर है, ये सब एग्जाम में आने वाला है। अंडरस्टैंडिंग की फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस इन योग, रिकॉग्नाइज कॉमन कंडीशंस एंड बेसिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। इस इस अध्ययन में हम लोग हड्डियों से संबंधित और उससे मसल्स, उसकी नसों से संबंधित क्या क्या हो सकता है, वो हम लोग पढ़ने का कार्य करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस सिस्टम को हम लोग क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। इस सिस्टम को बोलते हैं डायनामिक कंटेनर। डायनामिक कंटेनर मतलब होता है, कंटेनर तो सब लोग जानते हैं, बॉक्स जिसमें कोई सामान रखा होता है, तो उस बॉक्स को डायनामिक बोलते हैं, जो एकदम हमेशा एक्टिव रहता है। कैसे? वो तीन काम करता है मुख्य रूप से: प्रोटेक्टिव इनकेसमेंट, एडेप्टिव मोशन एंड इंटरनल स्टेबिलिटी। प्रोटेक्टिव मतलब होता है कि किसी की सुरक्षा करना, बाहर से जो हड्डियों का ढांचा है वो अंदर के जो अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गन्स है महत्वपूर्ण, जैसे रिब्स कैबेज के अंदर हार्ट और लंग्स, पेल्विक ग्रेडल्स के अंदर आपके ऑर्गन्स, अलग अलग तरह के ऑर्गन्स छोटे छोटे, आपका अपेंडिक्स हो सकता है, आपका किडनी हो सकता है, ये सारे क्या है, ये रिब्स कैबेज पेल्विक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये जो नसें हैं ये रहती हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव बोलते हैं। एडेप्टिव मोशन, अगर हड्डियां नहीं होंगी तो हम लोग उठ बैठ नहीं पाएंगे, अगर हड्डियां नहीं होंगी तो पूरा शरीर जमीन में पानी की तरह पिघल के जमीन में पड़ा रहेगा, जिससे ना हम श्वसन कर पाएंगे यानी रेस्पिरेशन, न पाचन शक्ति हो पाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा, न ब्लड फ्लो हो पाएगा। ब्लड को फ्लो होने के लिए मांस को सीधा होना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्टल में जो लोग रहते हैं वो अपना मच्छरदानी बांधने के लिए चार जगह पर चार जगह पर इसको करते हैं, एक रस्सी बांधते हैं, कभी छह जगह पे बांधते हैं ताकि टाइट रहे, फिक्स रहे। वैसे ही इसका काम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का। इंटरनल स्टेबिलिटी, मसल्स, फेसिया, लिगामेंट्स रेगुलेट प्रेशर, अलाइनमेंट एंड ऑर्गन पोजिशनिंग ड्यूरिंग मूवमेंट। इससे क्या मतलब कि अंदर जो बताया ना आपको, जैसे मच्छरदानी बांधने के लिए हड्डियों की जरूरत है, हड्डियों को रस्सियों को खींच करके, खींचने के बाद भी अंदर कुछ रहे ना, नीचे से हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये क्या है, ऐसा ही शरीर को एडजस्ट करने का, व्यवस्थित बनाने का कार्य है, ताकि प्रेशर, अलाइनमेंट, ऑर्गन पोजिशनिंग, अगर ऑर्गन, मान लीजिए कि रिब्स कैबेज में अगर किडनी अगर फंसी नहीं है, किडनी को बांधा नहीं गया है, तो किडनी नीचे चली जाएगी। तो ये क्या है, अलाइनमेंट, ऑर्गन पोजिशनिंग, इसलिए इस सिस्टम को पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। इस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमारे अंदर, शरीर के अंदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो होता ही, जैसे आपको अभी बताया कि सॉफ्ट टिश्यूज मसल से जुड़ते हैं, मसल्स बोन्स से, हड्डियों से, मसल्स से जोड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ने का ही काम करते हैं, स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। फिर क्या है, ऑर्गन प्रोटेक्शन, जैसे अभी बताया कि शील्ड की तरह काम करता है, लेकिन बॉडी गार्ड होता है इसमें, सॉफ्ट ऑर्गन्स, ये इस तरह का कार्य करता है। मूवमेंट असिस्टेंस, अलाइनमेंट करने के लिए बॉडी को, हड्डियों को नसों से, नसों को हड्डियों से, लिगामेंट आपस में
एक दूसरे को सहायता करते हैं। एक जगह पे थोड़ा सा भी दिक्कत आता है पूरे शरीर को दिक्कत होता है। ये क्यों करना है? मिनरल का स्टोरेज। मिनरल बहुत सारे होते हैं, विटामिन बहुत सारे होते हैं। तो मिनरल कौन कौन से? जैसे कैल्शियम, विटामिन, आयरन, इस तरह के जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक, उनका स्टोरेज इसी सिस्टम में हड्डियों के माध्यम से होता है। और एक और इम्पोर्टेंट काम, आरबीसी प्रोडक्शन। बोन मैरो होता है ना, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। मेद तो ऊपर लिखा फैट, और नीचे क्या लिखा? मज्जा। तो दोनों ब्लड से कनेक्टेड है। ब्लड कनेक्टेड है स्केलेटन सिस्टम से, क्योंकि बोन मैरो होता है हड्डियों के अंदर, उससे आपकी ब्लड सेल्स बनती हैं। ब्लड होगा तब ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, तब शरीर अच्छे से कार्य करेगा। कितना बड़ा कनेक्शन। फैट स्टोरेज, येलो बोन मैरो दैट स्टोरेज ट्राइग्लिसराइड, टीजी जिसको बोलते हैं। टीजी कम है तो शरीर में कमजोरी है, टीजी ज्यादा है तो आपके क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, क्योंकि शरीर में जाम हो जाएगा। इसलिए बैलेंस होना जरूरी है। अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या है? बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज क्या क्या है वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स में। टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सब होते हैं। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। Forms the body framework enabling body movement, providing support and protecting organs. ये इसके मुख्य कारण जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं: मूवमेंट, सपोर्ट एंड ऑर्गन्स, प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स। Hatio practice directly engage this system, promoting strength, flexibility and overall structural balance. हठयोग में ये सारी चीजें कराई जाती हैं। इसका अभ्यास, इसका जरूरी जो आवश्यक चीजें हैं शरीर के लिए, शरीर को मजबूती देना, आयु, बल, प्रज्ञा देना, ये सब इसका ही कार्य। जॉइंट मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अलग अलग जॉइंट्स में अगर कड़कपन आ गया, स्टिफनेस आ गई, चाहे वो आपको श्रोणी में हो यानी हिप जॉइंट में हो, गर्दन में हो, तो उससे क्या होता है? शरीर की कैपेसिटी, शरीर की काम करने की आदत बन जाती है। उसको यहाँ क्या बोलते हैं? दिस इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी व्हाइल मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंटिंग डीजनरेशन। डीजनरेशन यानी खराबी होना, शरीर के भीतर खराबी होती, कुछ ना कुछ तरह से शरीर के भीतर एक खराबी होना, मतलब कैपेसिटी कम होना, शरीर का काम करने का स्टेबिलिटी कम, आपका कंसंट्रेशन कम होना, आपके भीतर जो है कि अ, कोई भी कार्य करने की क्षमता कम हो जानी है। क्या है? क्योंकि जॉइंट्स में मोबिलिटी नहीं, मोबिल यानी जो गाड़ी में होता है ना, वैसे ही मोबिल एक लिक्विड फॉर्म जो हमारे शरीर में होता है उसको कफ बोलते हैं, पूरे बॉडी में होता है। कफ धातु जो होती है, कफ दोष जो होता है, वो आपके शरीर के अंदर स्ट्रक्चर देने का काम करता है। बैलेंस्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अलग अलग आसनों को करते समय जब शरीर को हम लोग मोड़ते हैं, घुमाते हैं, तो उससे शरीर के भीतर एक स्टेमिना डेवलप होता है। शरीर के अंदर इलास्टिसिटी यानी शरीर को तान करके रखना, लंबे समय तक बैठ करके रखना, ये सारे हमारे चलने का अभ्यास, बैठने का अभ्यास, ये इसी से होता है। इसमें अलग अलग मूविंग पैटर्न्स हैं। हम लोग कभी तेज दौड़ते हैं, कभी धीमे दौड़ते हैं, कभी चलते रहते हैं। तो इनके से माध्यम से क्या होता है? हमारे शरीर के भीतर अलग अलग तरह के कार्य चलते रहते हैं। इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, फेशियल हाइड्रेशन एंड इलास्टिसिटी। फेसिया मतलब रस्सी समझ लीजिए, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जमी हुई है, चिपकी हुई है, पकड़े हुई है, क्योंकि वहां पे मसल्स, मसल्स के भीतर फेसिया यानी रस्सी समझ लीजिए, पतली पतली बहुत हल्के धागे। सस्टेन द स्ट्रेच एंड माइंडफुल मूवमेंट इन योर हाइड्रेट एंड लेंथन फेसिया। देखा होगा किसी के जॉइंट्स में टक 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 आवाज आती है, क्योंकि अंदर का हड्डी चिपक रहा है, क्योंकि अंदर का फ्लूइड कम हो रहा है, लिक्विड कम हो रहा है, यानी कि उसके अंदर हाइड्रेशन यानी लिक्विडिटी यानी कफ, उसको हम लोग कफ बोलते हैं योग की भाषा में। कफ जब कम होगा तो ये क्या होगा? लिगामेंट, टेंडन्स इसको कमजोर करेगा, तो इसको बना करके रखने का कार्य, इसको मेंटेन करके रखने का क्या बोला? रिड्यूसिंग स्टिफनेस एंड एनहांसिंग इंटर मसल कम्युनिकेशन, जो अभी आपको बता रहे हैं, एक मसल दूसरी मसल से बात करते हैं, योग वालों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। स्पाइनल डिकम्प्रेशन एंड अलाइनमेंट, इन अलाइनमेंट आपने देखा होगा कई लोग गलत तरीके से बैठते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, तो उनके जो नसें होती हैं, हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी, उनमें दूरी कम होती है, वो पास आने लगते हैं। L4 L5 कंप्रेशन, अलाइनमेंट, बल्जिंग, ये सब होता है। ये सारी चीजें इसके माध्यम से ही होती हैं।
So, conscious engagement with the musculoskeletal system, yoga cultivates a resilient and adaptable physical structures, enhancing body awareness, preventing injury, and supporting efficient, pain-free movement in daily life. जब हम अपने शरीर को बढ़िया रख देते हैं तो क्या होता है? शरीर में दर्द नहीं होता है, लंबे समय तक आप कार्य करते हैं, बीमार ही नहीं होते हैं, शरीर में अवेयरनेस सजगता बनी रहती है। ये क्यों होता है? क्योंकि मसल्स में अच्छी स्थिति होती है, ताकत होती है, ओजस्वी तेजस्वी होता है, योग से होता है, आयुर्वेद से होता है। तो हम लोग इसमें जान रहे हैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में कि बोन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, कार्टिलेज, टेंडन्स ये क्या होते हैं। अब बोन्स मतलब हड्डी, बाहर से जो दिखता है, रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द स्केलेटन, प्रोटेक्ट ऑर्गन एंड सपोर्ट पोस्चर। बाहर से जो हड्डी हड्डी के रूप में दिखता है, कड़क कड़क घुटनों में, हाथ में, पैर में, गर्दन में, सिर में, सभी जगह। फाउंडेशन फॉर योग अलाइनमेंट एंड स्टेबिलिटी। हाँ, अगर ये नहीं होगा तो हम लोग बैठ नहीं पाएंगे, लेट नहीं पाएंगे। जॉइंट्स तो आप जान रहे हैं, दो हड्डियां जहाँ मिलती है उसको जॉइंट्स बोलते हैं। अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हिंज, बॉल सॉकेट। और ये आसनों को करने में, अश्व संचालन आसन करने में घुटना मुड़ता है, कंधे कार्य करते हैं। अलग अलग तरह के अभ्यास। मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज दैट प्रोटेक्ट, सॉरी, दैट प्रोड्यूस मूवमेंट बाय पुलिंग ऑन। यानी कि जो मसल्स है ऐसी, वो बोन्स को जोड़ के रखते हैं, बोन्स को, हड्डियों को काम करने में, उसको मूवमेंट करने में सहायता देती है। जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, उससे ये सारी चीजें इनमें बल आता है। स्ट्रेंथनिंग। कार्टिलेज मतलब मसल से छोटा और एक और छोटा रूप, क्या? स्मूथ रबरी टिश्यू कशनिंग जॉइंट्स एंड बोन्स, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। यानी कि दो चीजें जब आपस में घर्षण करती हैं, जैसे हम लोग हथेलियों को आपस में घर्षण करते हैं, ऊर्जा होती है, हथेली गर्म होती है, वैसे ही यहाँ पर दोनों ये रगड़े ना एक दूसरे से हटे। अभी बताया था आपको कि हड्डियों में टक टक की आवाज आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि कार्टिलेज डैमेज हो जाती है। ये कैसे ठीक होंगे? इनका योग से क्या मतलब? सपोर्टिंग जॉइंट लॉन्जेविटी, रिपीटेटिव मूवमेंट। धीरे धीरे बार बार एक चीज को, अभ्यास को करने से इसमें कार्टिलेज में स्मूदीनेस का प्रवृत्ति आती है। इसी तरह से कार्टिलेज के साथ टेंडन, टेंडन क्या? कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, हड्डियों और नसों को जोड़ना, ट्रांसमिट फोर्स फॉर मूवमेंट। नसों और हड्डियों, हड्डी हड्डी से नहीं जुड़ सकती, जुड़ेगी तो उसका कहानी अलग है, वो लिगामेंट है। उसमें डैमेज होने पर उसमें जो है कि उसमें सुधार थोड़ा देर से होता है। इसलिए लिगामेंट का एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिट फोर्स फॉर मूवमेंट। आपको दौड़ना है तो उसमें बल आना, उसमें ताकत आने की आवश्यकता है। ये हो गया। ये आपके शरीर को ठीक करता है, आपके शरीर के अंदर मोबिलिटी, आपके शरीर के कार्य करने की क्षमता, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। ये तो हुआ इसकी सामान्य जानकारी। अब आगे हम लोग जानेंगे इनमें क्या क्या होता है। अब शरीर को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। अगर ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे तो एक्सियल स्केलेटन, नीचे वाले पार्ट को, मतलब अगर रीढ़ की हड्डी और ये खोपड़ी, यानी स्कल एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडिंग रिब्स कैपेज, इसको बोलते हैं एक्सियल। एक्सिस जैसे बोलते हैं ना, पृथ्वी अपनी धुरी पर अटकी हुई है, धुरी पर घूम रही है, एक्सिस इसको बोलते हैं। इस एक्सिस को क्या बोला उन्होंने? एक्सियल स्केलेटन। इसमें टोटल 80 हड्डियां होती है, क्योंकि टोटल कितनी हड्डी है? 206, 206, 206 हड्डियां हैं। तो 80 वाली होती ऊपर वाले में, और जो नीचे का है जिसमें हाथ पैर है, इनमें क्या है? 126 हड्डियां। अब इसमें आप देख सकते हैं कि स्कल में कितनी है? 8 क्रेनियम, यानी खोपड़ी में 14 फेस में। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। हायट बोन जो आपकी गर्दन के पास होती है, एक हड्डी। ऑडिटरी ऑसिस, ये 6 हड्डी। वर्टिब्री कॉलम, अभी इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्री कॉलम जो है, इनमें कितनी हड्डियां हैं? 26, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद रिब्स जो है 24, 12 एक दाएं तरफ, 12 बाएं तरफ। स्टर्नम जो बीच में पतला पाइप जैसा दिख रहा है, ये आपको पतला पाइप जैसा, इसको स्टर्नम बोलते हैं। बीच में जो हड्डी है, दोनों जहां पर आप देखेंगे दोनों रिब्स, हृदय बीच में है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। 80 हड्डियां एक तरफ, 206 हड्डियां। इन सब के नाम हम लोगों को पढ़ने हैं आगे स्लाइड्स में। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल भी कौन सा है, पेक्टोरल कौन सा है, सब हम लोग आगे की स्लाइड में समझेंगे। ये जानना योग्य विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है। हिप क्या होता है, मेटाकार्पल क्या होता है, फेलेंजिस क्या होता है, अल्ना क्या होता है, फिबुला क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए मेजर बोन, मुख्य रूप से अगर देखा जाए, बहुत सारे नाम है, लेकिन मुख्य रूप से अब देखते हैं तो ऊपर से प्रारंभ करते हैं। क्या है? स्कल, स्कल यानी खोपड़ी। फिर नीचे क्लेविकल, क्लेविकल वाला पार्ट। फिर नीचे क्या? स्कैपुला, स्कैपुला मतलब कंधे के पीछे वाला पार्ट।
फिर क्या, स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी हड्डी है? स्टर्नम देखिए इस चित्र में आपको कहीं दिख रहा है, थोरैक्स, यानी कि जो साइड में है आपके, साइड में जो आपके दिख रहा है हाथों के पास। फिर अल्ना नीचे की तरफ जो कमर के पास में है। इस साइड रिब्स कैबेज, रिब्स कैबेज मतलब जो फेफड़ों के बाहर है जो स्ट्रक्चर है। फिर रेडियस यानी थाई, थाई के ऊपर। हाँ, तो फीमर, पटेला यानी घुटनों की, फिबुला घुटनों के नीचे, टिबिया, पटेला, ये सब अलग अलग हड्डियां हैं। अब इसमें क्या है, इस कल में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले चित्र में, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, मंडिबल, मैक्सिला, यानी कि चेहरे से लेकर के पूरे खोपड़ी की। स्पाइन में क्या है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिस। थोरैक्स में क्या है, स्टर्नम, रिब्स, इनके नाम याद होना चाहिए। अपर लिम्ब यानी ऊपर वाला लिम्ब, यानी ऊपर का जो गर्डल है, पेक्टोरल, कंधे वाला, क्या है उसमें, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ये हाथों की हो गई। लोअर लिम्ब यानी पैरों की, पेल्विक, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सम, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। इनके नाम को आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं, आपके काम आएगा। अब शोल्डर में क्या है, क्लेविकल, स्कैपुला, पीछे की तरफ जो होती है कंधे में, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये आपके जो कंधे और एल्बो, यानी कि शोल्डर और एल्बो, कोहनी और एल्बो के बीच में उसका नाम है ह्यूमरस। कोहनी के नीचे अल्ना, इसमें भी दो है, एक रेडियस है एक अल्ना है। कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, फेलेंजिस आप देखेंगे पैरों में भी है इधर, हाथों में भी। अब याद करने के लिए क्या रखेंगे, टी से टार्सल, टी से टांग, टांग में रहता है ना, लेग में, तो टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल, मेटाकार्पल, सेम यहाँ रेडियस अल्ना, तो यहाँ पे क्या है, टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, रेडियस अल्ना, यू आर, टी एफ, इस तरह से देख सकते हैं। हाथ में क्या है, ह्यूमरस, पैर में क्या है, फीमर, हाथ से ह्यूमरस, पैर में फ्यूमरस। ऊपर वाले को क्या बोलता है उन्होंने, पेक्टोरल गर्डल, नीचे वाले को बोलते हैं पेल्विक गर्डल। अब हाथ में कितनी है इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, HUR, HUR, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। पैर में क्या है, फीमर, टिबिया, फिबुला, इस तरह से। अब इसमें हड्डियों के आप देखेंगे, कुछ लंबी हड्डियां हैं, लॉन्ग बोन यानी ह्यूमरस जो हाथों में है, कुछ हैं शॉर्ट, छोटी छोटी सी, ट्रपीजियस, रिस्ट बोन जो कलाई में होती है, मणिबंध जिसको बोलते हैं हम लोग योग की भाषा में। फिर इसमें क्या है, फ्लैट बोन, चपटी बोन जो स्टर्नम में होती है, जो दोनों फेफड़ों के बीच में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। फिर इसके बाद इरेगुलर बोन, जिसका कोई शेप नहीं है, जो वर्टिब्री यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी। फिर कुछ सीज़मोइड बोन है, कुछ गोल जैसी है, उनमें कुछ आकार जैसा है लेकिन गोल है, वो है घुटनों की पटेला। अब इसमें देखिए पूरे शरीर की आपको कुछ हड्डियां बताई गई, जिनमें से बहुतों के नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ के नाम और एक बार देख लेंगे। स्कल यानी एक बार खोपड़ी में, क्रेनियम और मंडिबल यानी जबड़ा। हाँ, स्टर्नम के बाद है क्या, स्पाइनल कॉलम, सर्वाइकल में 7, वर्टिब्री 12, थोरैसिक, इस तरह से सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टि, थोरैक्स, लंबर। हाँ, सैक्रल, कॉक्सिक्स। हाथ में रेडियस अल्ना, HUR, रेडियस अल्ना, हर ह्यूमरस, रेडियस अल्ना। पैरों में फीमर, टिबिया, फिबुला, इस तरह से। कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें हड्डी में जो कुछ छूट गया हो तो जैसे देख सकते हैं, हिप बोन में ये आ सकता है क्वेश्चन, इलियम, प्यूबियस एंड इस्चियम, IPI, इस तरह से आपको समझना है हड्डियों के नाम। सेवेंथ वर्टिब्री, देखिए इधर देखिए क्या, सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्री और फर्स्ट थोरैसिक, दोनों अगल बगल है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन से नंबर की सर्वाइकल, कौन से नंबर की थोरैसिक आसपास होती है। शोल्डर में क्लेविकल होती है या कुछ और, तो क्लेविकल और स्कैपुला, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, इस तरह से आप इसको समझना है, याद रख सकते हैं। अभी हम लोग खोपड़ी की बात करेंगे। खोपड़ी में क्या है, लेटरल और फ्रंटल, फ्रंटल यानी सामने की तरफ से, लेटरल यानी साइड में, बस सिंपल सी बात है। इसमें आप देखेंगे जो फ्रंटल है सामने की तरफ दिख रहा है, देखिए फ्रंट मतलब सामने। ऑक्सीपिटल कहाँ है, ऑक्सीपिटल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रंटल तो बोन दिख रहा है, ऑक्सीपिटल कहाँ होता है, ऑक्सीपिटल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है पीछे की तरफ, कान की तरफ, कान की तरफ टेम्पोरल, उसके पीछे ऑक्सीपिटल, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये राइटल। और कौन कौन सी, फ्रंटल, फ्रंटल के बाद राइटल, कान के पास जो है टेम्पोरल, कान के पीछे जो है नहीं, बिल्कुल पीछे वाली खोपड़ी जहाँ शिखा होती है, चोटी होती है, उसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीपिटल।
अब इधर पे अलग अलग हैं। अब इस चेहरे की मसल जब आप देखेंगे, फ्रंटल के नीचे जब आप देखेंगे, एथोमॉइड है। एथोमॉइड कहाँ पर है? ये दिख रहा है बिल्कुल आंख के अंदर वाली जो हड्डी है, उसको क्या बोलते हैं? एथोमॉइड। नाक के ऊपर नेजल, आंख में जहाँ आंसू निकलते हैं उसके को क्या बोलते हैं? लेक्रिमल। ये इंपॉर्टेंट, लेक्रिमल मतलब आंसू, एथोमॉइड मतलब आंसू जहां से निकलते हैं उसके बगल की हड्डी। जाइगोमेटिक बोन यानी कि जो अपने शरीर, आंख के बगल में जो हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, हंसते समय जो गोल गोल बन जाते हैं चेहरे में, उनको मार्कस क्या बोलते हैं? डिम्पल्स, हाँ। मैक्सिबल मैंडिबुल यानी कि जबड़ा, जबड़े की हड्डी। जाइगोमेटिक, नेजल, मैक्सिल, मैक्सिला, मैंडिबुल, ये सब इतना पढ़ना है। वूमर हड्डी जो नाक में होती है, नाक के आगे वाले पार्ट में होती है, वूमर, जिसमें हम लोग दबाते हैं तो नाक को दबाते हैं तो बाहर से सॉफ्ट होती है, अंदर से हार्ड होती है, उसको बोलते हैं वूमर। इस चित्र को आप लोग बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ नाम हमारे बनाए हुए हैं। इसमें कुछ जो हम लोग, हाँ, अगर हम लोग अब, ये तो हो गया खोपड़ी। खोपड़ी के नीचे क्या है? देखिए, स्कल के अंदर ब्रेन, और ये वर्टिब्री कॉलम के अंदर स्पाइन। बाहर बाहर जो है वो स्केलेटन, मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। अंदर अंदर क्या है? नर्वस सिस्टम। अभी हम लोग बाहर बाहर का पढ़ रहे हैं, तो बाहर बाहर में क्या है? देखिए, इसको याद कर लीजिए। C7, T12, L5, सेक्रम 5, कॉकिक्स 4। लेकिन ये जुड़ जाती है, इसलिए इनको हम लोग एक ही पार्ट में बोलते हैं। सर्वाइकल यानी गर्दन की बात, गर्दन की हड्डी की दिक्कत है तो स्टिफनेस है तो आपको दर्द होगा, सिर दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, गठलन में पट्टा बांधना होगा। तो यानी कि ये C1 to C7 इनको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल बोन, सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं, बीमारी नहीं, सर्वाइकल वर्टिब्री। फिर है थोरैसिक वर्टिब्री, जिसमें 12 हड्डियां होती है, याद रखना चाहिए। 7, 12, 5। फिर लंबर में L1 to L5, किसी का L3 L5 जो होता है, L4 होता है, वो कुछ कमजोर हो जाता है। नीचे की जब आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जुड़ जाती हैं हड्डियां, जहां से हम लोगों की पूंछ होती है ह्यूमंस की, उसको जैसे देखा ना, कॉकिक्स को क्या लिखा है? टेलबोन माइनस सपोर्ट। सैक्रम यानी पेल्विक सपोर्ट, जो आपके पैर जहां से टंगे हुए हैं, बोल सकते हैं टंगे हुए हैं इसी बोन पर, यदि ये कमजोर हो जाएगी तो पैरों में हलचल कम हो जाएगी। पैरालिसिस को क्या होता है? पैरालिसिस वाले को इन नसों में, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, तो वो अपना अच्छे से काम नहीं कर पाते, यानी पेल्विक सपोर्ट कम हो जाता है। लंबर का क्या है? वेट बियरिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अपने पूरे शरीर को तान के रख, खींच के रखना। ये कमजोरी होता है तो आदमी उठ बैठ नहीं पाता, इसलिए आगे झुकेंगे तो दर्द बढ़ेगा। रिब्स कैबिज तो आप जान ही रहे हैं, उसमें थोरेसिक होता है ना, ये सब हो गया। हाँ, अभी देखिए इसमें क्या लिखा? कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट। कार्टिलेज क्या चीज है? शॉक एब्जॉर्बर। हाँ, शॉक एब्जॉर्बर होता है। आपको कहीं कूदना है, उचकना है, बैठना है, तो शॉक को, झटके को, जैसे गाड़ी में होते हैं ना शॉकर, वैसे ही। फाउंड इन ज्वाइंट एंड नोज एंड ईयर्स, कार्टिलेज होते हैं ज्यादातर जॉइंट्स में ही होते हैं, ताकि ये इनको जोड़ करके रखे। अभी नोज की बात हो रही, नोज की भी बात हो रही थी। वूमर एक हड्डी है, वूमर हड्डी के बाहर एक जो मसल्स है, जो कार्टिलेज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं, वही है कार्टिलेज। टेंडन क्या होता है? जो मसल से बोन को जोड़े, जैसे एशियल टेंडन, ये मतलब ये आपके टेंडन आपके बोन्स, आप मसल से बोन्स को जोड़ेंगे। आपके ये जो पार्ट है क्या बोलते हैं? काफ मसल, पिंडली, इधर होता है, थाइस में होता है। लिगामेंट्स आपकी हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, जो आपके घुटनों में होता है। एल्बो यानी कि आपके कोहनी में होता है, कंधों में होता है। अब अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं, इनका क्या पढ़ना है, क्या लेना देना, इनका क्या जरूरत है? जरूरत है। जॉइंट टाइप फाइब्रस होता है, कार्टिलेजियस होता है, साइनोवियल होता है। यानी कि स्कल स्ट्रक्चर, स्कल सूचर जो होती है, जैसे आपको बताया, फ्रंटल आगे की तरफ होता है, जो टेम्पोरल कान की तरफ, ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ। तो इनमें जुड़ना है, सूचर यानी धागे से उसको सिलना है। सिलने का काम कौन से जॉइंट्स करते हैं? उनको बोलते हैं फाइब्रस, जो खोपड़ी को अंदर चिपका के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। इनका काम है, ये कैसे होते हैं? इमूवेबल, है ना, ये मूव नहीं करते, एक बार चिपक गए तो चिपक गए, जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते। कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस यानी कार्टिलेज से बने हुए, समझ लीजिए। तो इसलिए हल्के हल्के मूव करते हैं इनको। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये कहाँ होता है? अपने रीढ़ की हड्डी में, IVD, इंटरवर्टिब्रल डिस्क फ्लूइड। आप अभी पढ़ेंगे अगली स्लाइड, या इसमें था, इसमें लिखा है नीचे IVD, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, नीचे लिखा हुआ है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है हड्डी है, इसके बीच में जो जगह है, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके बीच में जो फ्लूइड होता है वो
IBD कार्टिलेजनियस स्लाइटली मूवेबल, और साइनोवियल जॉइंट्स यानी फ्रीली मूवेबल, जो अपने घुटनों में, कंधों में और कोहनियों में होते हैं। नीचे क्या लिखा है? हिंज जॉइंट एल्बो, बॉल एंड सॉकेट हिप शोल्डर, पाइवोट जॉइंट। आप इधर देखिए, इस चित्र में राइट साइड में आप देख रहे हैं स्केलेटन में, जो एक गर्दन का भाग एक पाइवोट है, यानी कि धुरी की तरह गोल घूम जाती है गर्दन, इसलिए इसको पाइवोट बोलते हैं। अब इधर क्या लिखा हुआ है जो एल्बो में आपके है, इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट, यानी एल्बो एंड नी। एल्बो यानी कि ये, नी यानी घुटना, एल्बो यानी कि कोहनी। इनमें जो है पाइवोट, घुटने को आप गोल नहीं घुमा सकते, पूरा ऊपर नहीं ला सकते जैसे गर्दन को लाते हैं। गर्दन को ला रहे हैं तो उनको बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। हाँ, गर्दन का पाइवोट, कोहनियों का, घुटनों का होता है हिंज ज्वाइंट। कब्जा जैसे होता है ना गेट में, आपने देखा, उसको बोलते हैं कब्जा। गेट में लगाते हैं तो एक तरफ ही खोलता है, पूरा नहीं खोलता। आपका हाथ आगे आएगा, पीछे नहीं जाएगा, कोहनियों से और अब घुटनों से। और आपकी कोहनी आगे आती है, घुटने पीछे जाते हैं, आगे नहीं होते। इसके अलावा क्या है? सैडल जॉइंट, यानी एक दूसरे पर रगड़ने वाले, वो कौन से हैं? कलाई के जॉइंट सैडल। प्लेन जॉइंट, जो आपके फेलेंजेस में है, आपकी जो मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, टार्सल टांग, और हाथ में कार्पल। इस तरह से आपको याद रखना। इस तरह के जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो रिस्ट में होते हैं, ये जॉइंट्स का क्या काम है? और ये जो है कि गोल भी घूमते हैं, ऊपर नीचे भी घूमते हैं, एवरीथिंग होता है, हर तरह की कैपेसिटी। अब बॉल एंड सॉकेट होता है, बॉल के ऊपर सॉकेट रख देंगे तो वो गोल गोल घूमता है। ये क्या दिख रहा है? कंधों में होता है, कंधे गोल घूम जाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। ये नहीं होगा तो दिक्कत होगा, इसलिए इनकी मोबिलिटी बना के रखना जरूरी है। ये तो हो गई हड्डियों की बात। अब मसल्स पे, मसल्स पे कुछ ये नाम है जिनको आपको याद रखना है। जैसे कंधों के में होता है ट्रेपीजियस, किसी को सर्वाइकल पेन हो रहा है तो उसको क्या होता है? मसल्स में प्रॉब्लम हो गई, ऐसा ऐसा एक एनालिसिस कर। इसमें और इसके अलावा क्या है? कंधों के पास में रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, इनका आपको नाम याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेकर के कुछ का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ट्रेपीजियस की वजह से लिखा है थोरैको लंबर फेसिया। फेसिया जो आपको पता है, तार, पतले पतले धागे जो बांध के रखते हैं। हाँ, स्प्लिनियस कैपिटस, इफ कुछ सुपरफिशियल मसल से, कुछ डीप मसल से। आपको सुपरफिशियल को याद करना है, एक दो जैसे इरेक्टस स्पाइनी, इनको आपको याद कर सकते हैं, बाकी सभी करने की जरूरत नहीं है। अब मसल्स में आप देखेंगे कार्डियक है, स्केलेटन है, स्मूथ है। इसका क्या है? स्केलेटन मसल देखिए पास पास है, स्मूथ मसल और ज्यादा पास पास है, जो आपके डाइजेशन में होती है। और ये कार्डियक मसल थोड़ी दूर दूर होती है। तो मसल्स का आवश्यकता क्यों है पढ़ने? क्योंकि जब स्केलेटन की बात करेंगे, क्योंकि हड्डियों को सपोर्ट दे रहे हैं, यदि इनमें सपोर्ट नहीं है, ट्रेपीजियस जो है मसल है, इसमें कुछ कमजोरी आ गई तो आपकी हड्डियों में सीधा असर करेगा, सर्वाइकल पेन हो जाएगा। इसलिए योगाभ्यास इनको सही करने का प्रयास करना है। कुछ के नाम याद रखने हैं, जिनमें से आपको इसको स्क्रीनशॉट लेकर के स्लाइड को देख सकते हैं। कौन सी कहाँ पर होती है? नेक के में, गर्दन में होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ट्रेपीजियस मसल। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है नेक में। हाँ, ट्रेपीजियस कहाँ होती है? नेक में, तुरंत टिक लगना चाहिए। हाथ में, हाथ मतलब ये जो पीछे की तरफ पूरा कोहनियों से लेकर के कंधे तक, उस जगह पर क्या होती है? बाइसेप एक्सटेंशन और डेल्टॉइड। इसी डेल्टॉइड में इंजेक्शन लगाते हैं, आपने देखा होगा, जो हाथ के पास है, गोल साइड में कंधे के नीचे इंजेक्शन लगाते हैं, वो यही है। ब्रेस्ट में दो मसल होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर और रेक्टस एब्डोमिनस। थाइज में सार्टोरियस, एडेक्टर लांगस, एडेक्टर ब्रेविस, एडेक्टर मैग्नस। बाइसेप्स फीमोरस, फीमर में जो होती है। फीमर कहाँ होती है? हड्डी आपके थाइज में। आपको पता होना चाहिए तो तुरंत आप इसको पता कर लेंगे। लेग में गैस्ट्रक्नीसियस, गैस्ट्रक्नीमियस। हाँ, काफ मसल में योग वालों के बहुत जरूरी, क्योंकि वज्रासन में होती है। कौन सी मसल? गैस्ट्रक्नीमियस। अब बटक में नहीं, हिप वाले रीजन में, श्रोणी में क्या होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस, इसमें भी इंजेक्शन लगता है। इसको आपको याद रखना है, थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक है। अब अगला जो है इम्पोर्टेंट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, एसिटिलकोलिन क्या होता है, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं तो पेट बाहर आता है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स यानी डायफ्राम जो है वो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे होता है? हाउ इट इज फॉर्म? अब इस डायग्राम में जब आप देख रहे होंगे, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मसल्स से कैसे जुड़ते हैं? न्यूरॉन्स में क्या होता है? एक्सन, माइटोकॉन्ड्रियन, ये सब इसके स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया गोल गोल टैबलेट जैसे जो दिख रहे हैं, गोल गोल जो गोली की तरह दिख रहे हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल, यानी कि बर्तन, सिनेप्स यानी सिग्नल को भेजने वाली जगह को बोलते हैं सिनेप्स।
उस जगह को रखने वाले एरिया को बोलते हैं बर्तन। इसको बोले नीला वाला क्या है, न्यूरो, और नीला वाला क्या है, मसल। मसल फाइबर एसीएच रिसेप्टर यानी एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये एनर्जी, ये ऊर्जा पहुंचाने का ये एक स्थान है। ये क्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, उससे कुछ नहीं होगा। मैसेज भेजने के बाद ये जो सिनेप्ट हैं, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, ये सिग्नल भेजेंगे। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऐसी ट्रेन की जंक्शन होती है, दो ट्रेन आती हैं अलग अलग डायरेक्शन से। वैसे ही यहाँ पर क्या है, अ सिनेप्स बिटवीन ए सोमेटिक मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन, अभी हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, ये सब नर्व के बारे में पढ़ेंगे। जो मोटर होता है वो न्यूरॉन मसल से जो हाँ बात करता है, मीटिंग करता है, सिनेप्स यानी जगह, जिस जगह पर करता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिखा सकते हैं। एसिटिल कोलिन रिलीज एट द न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन ट्रिगर्स ए मसल एक्शन पोटेंशियल विच लीड्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये एसिटिल कोलिन नहीं होगा, जैसे पैरालिसिस वाले के पास एक कमी होता है इस चीज का, तो क्या करता है वो, उसके अंदर इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं, उसका हाथ उठता ही नहीं है, हाथ फैलता ही नहीं है, मुट्ठी बंद करना है खोलना है। पार्किंसन हो, पैरालिसिस हो, इसीलिए होता है। इसलिए व्यायाम करते रहिए, अपने आप को योग से जोड़ के रखिए, डिजनरेशन नहीं होना चाहिए, शरीर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। उससे बचने के लिए सब न्यूरोट्रांसमीटर का होना जरूरी है। अब एक शब्द आपके सिलेबस में, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम इज द इंटरनल कम्युनिकेशन एंड द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स एसेंशियल फॉर ट्रिगरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कोऑर्डिनेशन को करने के लिए एक सिस्टम होता है जो आपके मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है, तो सब जानकारी है, लेकिन नेटवर्क कैसे हो, व्हेयर इज द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर है, वो यहीं पर है। सर्कोट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूब से जो जुड़ता है, इस नीचे वाले डायग्राम में आप देखेंगे टी ट्यूब होता है, टी ट्यूबुल, और टर्मिनल सिस्टर्न, सिस्टर्न यानी बर्तन। एक ट्यूब का सिस्टम होता है जो दोनों को जोड़ के रखता है, सेल को मसल से। कैसे जोड़ रहा है, मसल को बोन से, मसल को सेल से। एक्साइटेशन, एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्वेग, आवेग, हाँ उसको बोलते हैं हम लोग की impulse. Action potential travels with sarcolemma and down the T tubes. T tubes को वो पास कर देता है, कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम आयन Ca+2। कैल्शियम आयन के रिलीज होने से ट्यूबुल रिलैक्स होती है, रिलीज होती है, तो उससे क्या होगा, ये जो इसके भीतर की जो आप देख रहे हैं पतले पतले से क्या दिख रहा है, पतले पतले, इसको आप क्या बोलेंगे, पतले पतले तार, छोटे छोटे मान लीजिए, ये रिलीज होंगे तो इससे कैल्शियम आयन एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपकी मसल फाइबर से जुड़ेगी, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा। ये तरीका है। रिलैक्सेशन में क्या होता है, कैल्शियम आयन ऑक्टिवली pumped back into the sarcoplasmic reticulum, allowing the muscles to relax। सीधी सी बात है, जब आपके अंदर एक कैल्शियम आयन आएगा, कैल्शियम आयन जाएगा, इसके बेस पर क्या होता है, उसके जो अंदर के जो पतले पतले तार दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे से, इनको क्या बोलेंगे, पतले पतले से, ये फूल जाते हैं पिचक जाते हैं, फूल जाते हैं पिचक जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला है, इन टर्मिनल के बीच में ऐसा मैग्नेट समझ सकते हैं, मैग्नेट के रूप में कार्य करते हैं। यही मसल कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। युग वालों के लिए इतना ही जानकारी बहुत है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी क्वेरी के लिए इस ईमेल आईडी पर आप अपनी जानकारी को दे सकते हैं, प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसी से जानकारी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त होता है। बहुत जल्दी हम अगले विषय के साथ आप सभी के बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हरिओम। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।